किशन उठ, कितना सोएगा? मैं हर दिन खेत में पसीना बहाऊं और तू यहाँ पड़ा रहे। भैया तुम तो, फिर मुझे क्या जरूरत है सुबह सुबह उठने की? तुम कमाओ, मैं खाऊंगा। ये आलस तुझे ले डूबेगा किशन। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगा। कुछ काम सीख ले, बाहर का काम नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत घर का ही काम कर लिया कर। अरे भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, और वैसे भी घर में है ही क्या करने को। लगता है तेरी नींद अभी उड़ी नहीं है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। मुरली को गुस्से में देख किशन जल्दी से खड़ा हो जाता है। उड़ गई भैया, उड़ गई मेरी नींद। तुझे दिखाई नहीं देता ये अलमारी कितनी गंदी हो रही है? और वो रात के गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर लूं या आंगन में झाड़ू लगा दूं? जी भैया दिख गया, मैं अभी सारे काम करता हूँ ना। ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तेरे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। और सुन, तुझे अपने उस आवारा दोस्त मंगू के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, मैं समझ गया, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर मुरली खेत के लिए निकल जाता है। ये भैया भी ना पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मेरा जो भी सबसे खास दोस्त होता है, भैया उन्हें आवारा बोलकर उनसे मेरी दोस्ती तोड़वा देते हैं। मैंने सुबह सुबह बेचारे किशन पर खामखा ही गुस्सा कर दिया। ऐसा करता हूँ, शाम को लौटते समय बाजार से उसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। मुरली इतना सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी सामने से किशन का दोस्त मंगू उसकी ओर आ रहा होता है। नमस्ते मुरली भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। क्यों भला तुम मेरे घर क्यों जा रहे थे? भैया आप भी कैसे बातें करते हैं, किशन से मिलने और क्या। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि किशन घर पर नहीं है। दरअसल किशन कुछ दिनों के लिए मामा के घर गया है। क्या बात कर रहे हैं भैया? चलो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं फालतू में ही आपके घर जाकर परेशान होता। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे खेत के लिए देरी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने इससे झूठ बोल दिया, नहीं तो फालतू में किशन को इधर उधर घुमाने ले जाता। अबे मुरली के बच्चे, मुझे क्या पागल समझा है? मुझे पता है किशन जरूर घर पर ही होगा। इतना बोलकर मंगू किशन के घर पहुंच जाता है। किशन, अबे ओ किशन। अरे ये तो मंगू की आवाज है, लगता है मुझे बुलाने आया है। और बता मंगू, कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या यार, चल कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सुना है कि गांव में एक सिद्ध बाबा आने वाले। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, और वैसे भी मैं किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तू मना क्यों कर रहा है घूमने के लिए? अब तुझे क्या बताऊं यार, मेरे भैया ने मुझे घर से बाहर निकलने को मना किया, खास तौर पर तेरे साथ। अबे नहीं किशन यार, ऐसी बात नहीं है। अभी रास्ते में मुझे तेरे भैया मिले थे, वो मुझसे भी मना कर रहे थे। जब मैंने उन्हें बाबा के बारे में बताया तो उन्होंने हाँ कर दी। क्या कह रहा है, सच में? अरे हाँ यार, अगर तुझे यकीन नहीं है तो चल तेरे भैया के पास ही चलते हैं, चल। अरे नहीं, तू कह रहा है तो ऐसा ही होगा। फिर किशन मंगू के साथ चला जाता है। अरे यहाँ तो दूर दूर तक एक मच्छर भी नजर नहीं आ रहा है, और तू बोल रहा था कि बहुत बड़े बाबा आने वाले हैं। अबे अब इसे कौन समझाए कि यहाँ पर कोई बाबा बाबा नहीं आने वाला? क्या हुआ मंगू, किस सोच में पड़ गया तू? अबे यार ये देखना कितनी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है बाबा रास्ते में थोड़ा आराम कर रहे हो। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब हम क्या करें? अरे करना क्या है यार किशन, किसी बगीचे में जाकर आराम से ठंडी हवा खाते हैं, और क्या। क्या बात है मंगू, तूने तो मेरे मन की बात बोल दी। फिर दोनों एक बगीचे में जाते हैं। क्या जिंदगी है यार, कोई काम नहीं, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही है। अबे आलसी, ऊपर देख कितने अच्छे आम लगे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अबे अपने मुंह के पानी को पी ले, नहीं तो इस बाग का माली हमारा मुंह तोड़ देगा। अबे तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कि वो कहीं का प्रधानमंत्री हो। अरे नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है। तो तेरे मन को कौन मना रहा है? जैसा मैं कहूँ चुपचाप वैसा ही कर। फिर मंगू एक पत्थर उठाकर आम पर मारता है। देखा किशन मेरा निशाना? थोड़ा निशाना हमारा भी देख लो। अबे कौन है तू? इससे पहले कि मंगू कुछ बोल पाता, रामू उसके पिछवाड़े पर जोर से डंडा मारता है। अरे आई आई, मम्मी मर गया। अब तू क्यों रुका है? तुझे भी दूं क्या बाबा जी का प्रसाद? अब चुराओगे कभी मेरे बाग से आम? दोनों भागते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैंने तुझे मना किया था ना, अच्छा हुआ हम सही समय पर भाग निकले, नहीं तो वो माली आज हमारी अच्छी धुलाई कर देता। अबे तो मुझे कौन सा पता था कि वो माली का बच्चा वहाँ आ जाएगा। चल वो सब छोड़, अब जल्दी चल, क्या पता बाबा आ गए हो। अबे कौन सा बाबा और कहाँ आ रहा है? अरे वही बाबा जिसके बारे में तू मुझे बता रहा था। अरे हाँ, चल चल। फिर मंगू और किशन गांव की चौपाल पर जाते हैं।
दोनों गांव के चौपाल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमाल है यार, अभी तक बाबा नहीं आए। अबे तू फिक्र मत कर, हो सकता है बाबा किसी काम में व्यस्त हो, इसीलिए उन्हें इतना समय लग रहा हो। वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था। सुनिए भाई। हाँ भाई बताओ। आज यहाँ एक बाबा आने वाले थे, क्या आपको पता है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं? भाई जहाँ तक मुझे पता है आज यहाँ कोई बाबा नहीं आने वाले, बल्कि थोड़ी देर में यहाँ पंचायत शुरू होने वाली है। मुझे थोड़ी जल्दी है, बाकी तुम सरपंच जी से पूछ सकते हो। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। क्या ये सच है कि कोई बाबा नहीं आने वाले? वो क्या ना यार, मैं तुझे बताने ही वाला था। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता मंगू। इतना सुनते ही मंगू भागने लगता है और किशन उसका पीछा करने लगता है। अबे रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अबे माफ कर दे यार मुझे, अब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। भैया सही कहते हैं, तू एक नंबर का आवारा है। आज तेरे चक्कर में भैया मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। दोनों भागते हुए एक गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मेरा दोस्त पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा है। नहीं गुरुजी, आप बीच में मत आइए, मैं इस छूटे को नहीं छोड़ने वाला। शांत हो जाओ बेटा, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गुरुजी, इसने काम ही ऐसा किया है। आराम से बताओ बेटा, क्या बात है? क्या पता मैं कोई समाधान निकाल दूं? फिर किशन एक एक करके गुरुजी को सारी बात बताता है। अब आप ही बताइए गुरुजी, इसके कारण आज मेरे भैया मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। तुम डरो मत, तुम अपने भैया को सब सच सच बता देना, देखना तुम्हारे भैया तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे भी माफ कर दो किशन। कोई बात नहीं मंगू, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। अच्छा बेटा, तुम क्या सोचकर बाबा से मिलना चाहते थे? जी गुरुजी, दरअसल बात यह है कि मेरे भैया हमेशा मुझे काम करने को बोलते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि जो नसीब में है वो खुद चलकर हमारे पास आएगा, और जो हमारे नसीब में नहीं है तो हम कितने भी कोशिश कर लें वो हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना था कि क्या बिना मेहनत के भी मैं सुखी रह सकता हूँ या नहीं। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन कर्म करने से नई नई सफलताओं के रास्ते खुलते हैं। आलस से मनुष्य को कमजोर बना देता है। लाओ तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। किशन का हाथ देखकर गुरुजी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ गुरुजी? बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या कह रहे हो गुरुजी? क्या इस संकट को टालने का कोई उपाय है? ये संकट टल तो नहीं सकता, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। जी गुरुजी, बताइए क्या उपाय है, मैं जरूर करूंगा। तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे, आलस्य को त्यागना होगा और मेहनती बनना होगा। सिर्फ ये उपाय ही इस संकट को कम कर सकता है। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। किशन उदास होकर अपने घर जाने लगता है। किशन को उदास देखकर मंगू बोलता है, किशन तो उदास क्यों होता है यार? वो गुरुजी तो बस ऐसे ही बोल लेते। नहीं मंगू, मुझे तो वो बहुत ज्ञानी लग रहे थे। अबे काय का ज्ञानी, कैसा ज्ञानी? अगर वो सचमुच इतना ज्ञानी होता ना तो क्या वो इस टूटे फूटे आश्रम में रहता? बोल। हाँ मंगू, बात तो तू सही कह रहा है। मैं गलत बात बोलता ही कब हूँ? तू ज्यादा परेशान मत हो यार, और घर जाकर आराम कर, आराम। शाम को मुरली घर आता है। क्यों रे किशन, मैंने सुना है कि आज तो फिर उस मंगू के साथ गांव में घूम रहा था। तभी किशन को गुरुजी की सलाह याद आती है। जी भैया, आपने सही सुना है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि फिर किशन मुरली को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, गलती तो वैसे तेरी भी है, लेकिन तूने सब सच सच बता दिया, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। जी भैया। किशन, मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं खा लूंगा। इतना सुनकर मुरली खेतों पर चला जाता है। जब मुरली खेत में काम कर रहा था तभी एक सांप उसे डस लेता है। तभी आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई मुरली, क्या हो गया तुझे? है अरे तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? काका, मुझे सांप ने डस लिया है। अरे कोई जल्दी से वैद्य को बुलाओ भैया, मुरली को सांप ने डस लिया। गांव वाले जल्दी से वैद्य को बुलाते हैं। ये सब होते हुए मंगू देख रहा था। अभी जाकर किशन को बुला के लाता हूँ। मंगू भागता हुआ किशन के पास जाता है।
किशन, अरे ओ किशन, ये जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मंगू, क्यों चिल्ला रहा है इतना? अबे भाई, तेरे भाई को सांप ने काट लिया, जल्दी मेरे साथ चल। अबे तुझे शर्म नहीं आती मंगू, रोज रोज झूठ बोलते हुए? आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर किशन मंगू की पिटाई करने लगता है। अबे छोड़ यार मुझे, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। तभी गांव वाले मुरली को उठाकर ला रहे होते हैं। अरे किशन, तेरे भाई को सांप ने काट लिया है, वैद्य जी ने आराम करने को कहा है। फिर सभी लोग मुरली को घर के अंदर लिटाकर चले जाते हैं। भैया, ये आपको क्या हो गया? नहीं मेरे भाई, तू फिक्र मत कर, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। रात को मुरली को जोर जोर से खांसी आती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके मुंह से खून आने लगता है। किशन गहरी नींद में सो रहा था। वो मुरली की आवाज नहीं सुन पाता और मुरली वहीं दम तोड़ देता है। मुरली, अरे ओ मुरली। वैद्य की आवाज सुनकर किशन की आंख खुलती है और वो बाहर जाता है। जी काका, बताइए। वो किशन, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मुरली के उपचार के पैसे लेता चलो। अब कैसी तबीयत है उसकी? आइए काका, अंदर आइए। फिर वो वैद्य किशन के साथ अंदर आता है। वैद्य देखता है कि मुरली के कपड़ों पर खून लगा है। काका, ये खून कैसा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य मुरली का हाथ पकड़कर देखता है तो चौंक जाता है। काका, क्या हो गया भैया को? किशन, मुरली अब हमारे बीच में नहीं रहा। ये सुनते ही किशन जोर जोर से रोने लगा। भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभालो किशन। वैद्य कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और मुरली का अंतिम संस्कार करवाता है। किशन, अरे ओ किशन, बाहर तो आ जरा। नमस्ते जमींदार जी। अरे नमस्ते नमस्ते छोड़, मैंने सुना है कि सांप के काटने से तेरे भाई की मौत हो गई है। जी जमींदार जी, आपने सही सुना। हाँ तो भाई किशन, तेरे भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उन्हें दिए बिना ही वो भगवान को प्यारा हो गया। तो भाई अब तू मेरे पैसे लौटा दे। जमींदार जी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मुझे पता था तू ऐसे ही बोलेगा, मेरे पास इसका भी इलाज है। ऐसा कर, तो ये घर मेरे पास गिरवी रख दे, जब तेरे पास पैसे हो जाए तो मुझसे आकर अपने घर के कागज ले जाना, ठीक है? जमींदार की ये बात सुनते ही किशन रोने लगता है और हाथ जोड़कर जमींदार से विनती करने लगता है। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, ये घर मेरे माँ, पिताजी और भैया की आखिरी निशानी है। वो सब मैं नहीं जानता, तू जल्दी से ये घर खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे घर वालों की आखिरी निशानी अपने पहलवानों से तोड़वा दूंगा, समझा? नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी घर खाली करता हूँ। फिर किशन घर खाली करके चला जाता है और एक मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। किशन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से वही गुरुजी गुजर रहे होते हैं। किशन के रोने की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गुरुजी, आप सही कह रहे थे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। फिर किशन गुरुजी को सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गुरुजी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर गुरुजी अपने मन में मंत्रों का जाप करके एक घड़ा प्रकट करते हैं। ये लो बेटा। ये क्या है गुरुजी? बेटा, ये है चमत्कारी घड़ा। तुम रोज जितनी मेहनत करोगे तो ये घड़ा तुम्हें उतना ही अनाज देगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ये मटका खाली ही रहेगा। गुरुजी, मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। तुम्हें कोशिश करनी है, जैसा भी काम मिले उस काम को करो, मेहनत करने के नए नए अवसर ढूंढो। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। फिर गुरुजी चले जाते हैं।
सुबह होते ही किशन काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंत में किशन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहा है। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी कुछ लकड़ियां लेकर खड़ा हुआ था। फिर किशन उस व्यक्ति के पास जाता है। क्या हुआ काका, आप इतनी धूप में क्यों खड़े हो? क्या बताऊं बेटा, ये लकड़ी मुझे अपने घर लेकर जानी है, वही सोच रहा हूँ कि कैसे लेके जाऊं। अगर आप कहें तो मैं इन लकड़ियों को ले जाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किशन लकड़ियां उठाकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ता है। लो बेटा, आ गया मेरा घर, तुम यहीं रख दो लकड़ियां, मैं अभी आता हूँ अंदर से। फिर वो व्यक्ति घर के अंदर जाता है। कुछ देर में बाहर आता है। ये लो बेटा। अरे नहीं काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मना मत करो, तुमने इतनी मेहनत की है तो इतना तो बनता है। किशन वो पैसे ले लेता है। धन्यवाद काका, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। गुरुजी ने सही कहा था, अब वैसे ही मैं लोगों की सहायता करूंगा। किशन जैसे ही मंदिर में जाता है तो देखता है कि गुरुजी ने जो मटका दिया था उसमें कुछ फल होते हैं। गुरुजी सही बोल रहे थे, ये तो सचमुच एक जादुई घड़ा है। किशन ऐसे ही रोज छोटे मोटे काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। जल्द ही जमींदार से वो अपना घर वापस ले लेता है। एक शाम जब किशन काम से घर लौटता है तो वो देखता है कि उस घड़े से अजीब सी रोशनी प्रकट हो रही थी। अरे ये क्या, इस घड़े से कैसी रोशनी निकल रही है? किशन ने जैसे ही उस घड़े की ओर हाथ बढ़ाया, उसके हाथ से घड़ा छूट गया और वो नीचे गिरकर फूट पड़ा। ये क्या हो गया मुझसे, अब क्या होगा? तभी उस फूटे हुए घड़े से गुरुजी की आवाज आती है। किशन, अब तुम्हें इस घड़े की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम अपना भविष्य स्वयं बना सकते हो। जी गुरुजी, मैं समझ गया, ये घड़ा गलती से नहीं बल्कि खुद ही टूट गया है। अब से मैं रोज ऐसे ही मेहनत करूंगा। सही समझे किशन, मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। इतना कहकर वो रोशनी गायब हो जाती है और किशन आलसी से मेहनती बन जाता है।